हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इस समय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के सेकंड सेमेस्टर के माइनर मेजर एग्जाम चल रहे हैं। कल आपका 3 जुलाई को पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है और आपके पेपर का नेम है पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने लगभग 3 साल से जो पेपर आ रहा है पॉलिटिकल थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स का, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का, तो जो सबसे ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन हुए हैं, सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं, तो वही मैंने यहाँ पे आपको कराए हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आधे घंटे का वीडियो है और लगभग 12 से 13 क्वेश्चन इस वीडियो में। आप ज़रूर देखें, क्या पता इससे आपके पेपर में 2-3 क्वेश्चन आ जाए तो आपको बेनिफिट हो जाए। आधे घंटे का वीडियो है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे हम लोग इसमें लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी सारे प्रश्न देखेंगे। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किस पे लिखनी है आपको? आंतरिक संप्रभुता पे, सामाजिक न्याय और मानवाधिकार। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आंतरिक संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता का अर्थ है किसी राज्य की सरकार अपने क्षेत्र के भीतर सर्वोच्च शक्ति होती है और उसे अपने नागरिकों पर शासन करने का अधिकार होता है। इसका मतलब है कि राज्य बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपने मामलों का प्रबंधन कर सकता है और कानून बना सकता है और उन्हें लागू कर सकता है। आंतरिक संप्रभुता एक स्वतंत्र राज्य की एक आवश्यक विशेषता है और ये सुनिश्चित करती है कि राज्य अपने मामलों का प्रबंधन करने और अपने नागरिकों पर शासन करने में सक्षम है। फिर से एक बार देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार पूछा जा चुका है अब तक ये। आंतरिक संप्रभुता का अर्थ है किसी राज्य की सरकार अपने क्षेत्र के भीतर सर्वोच्च शक्ति होती है, उसे अपने नागरिकों पर शासन करने का अधिकार होता है। इसका मतलब है कि राज्य बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपने मामलों का प्रबंधन कर सकता है और कानून बना सकता है और उन्हें लागू भी कर सकता है। आंतरिक संप्रभुता एक स्वतंत्र राज्य की एक आवश्यक विशेषता है और ये सुनिश्चित करती है कि राज्य अपने मामलों का प्रबंधन करने और अपने नागरिकों पर शासन करने में सक्षम है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है लघु उत्तरी का, वो है सामाजिक न्याय। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बस आपके इतना ही लिख के आया है कि आप इस पर टिप्पणी लिखिए, सिर्फ इतना इतना, ये भी नहीं कि इसके आगे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है। सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो एक स्वस्थ और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है। सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज में सभी व्यक्तियों के साथ समानता और निष्पक्षता का व्यवहार करना, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न करना और सभी को समान अवसर प्रदान करना। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति या किसी अन्य सामाजिक कारक के आधार पर अवसरों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। मतलब कि कोई भेदभाव न करे कि उसकी कोई जाति है तो उसे कोई अवसर न दे। कुछ भी उसकी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी लिंग हो, आपको उसको समान अवसर प्रदान करना है। ये हुआ आपका सामाजिक न्याय। नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है वो है मानवाधिकार। मानवाधिकार वे अधिकार है जो प्रत्येक मनुष्य को मनुष्य होने के नाते जन्म से ही प्राप्त होते हैं। ये अधिकार किसी सरकार या संस्था द्वारा दिए या छीने नहीं जाते हैं, बल्कि ये सार्वभौमिक और अपरिवर्तनीय होते हैं। यानी कि मनुष्य पैदा होता है, उसके साथ ही उसको वो अधिकार मिल जाते हैं। ये ना उससे एक सरकार छीन सकती है, ना ही कोई संस्था, ना ही कोई व्यक्ति उससे पर्टिकुलर छीन सकता है। मानवाधिकार में जीवन, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा जैसे अधिकार शामिल हैं। मानवाधिकार का महत्व इस बात में है कि वह एक सभ्य और न्यायपूर्ण समाज की नींव रखते हैं। ये अधिकार सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान और गरिमा के साथ जीने का अधिकार हो और उसे भेदभाव से बचाया जा सके। अब हम लोग पूरा जो मतलब अधिकार है, मानवाधिकार, उनके एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको समझ आ जाए। जैसे जीवन का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है, उससे वो कोई नहीं छीन सकता। स्वतंत्रता का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति यहाँ स्वतंत्र है, उससे आप कोई भी उसकी स्वतंत्रता नहीं छीन सकते। जैसे उसको क्या कपड़े पहनने चाहिए ये कोई नहीं तय कर सकता, उसका स्वयं का है। उसको क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे चलना है, कहाँ जाना है, ये सब के लिए वो स्वतंत्र प्राणी है। शोषण से मुक्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होने का अधिकार है। यहाँ तक कि सरकार ने तो अब 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दी है। स्वास्थ्य और आजीविका का अधिकार, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र है। धर्म एवं आस्था की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति का जिस भी धर्म में जाने का मन हो वो धर्म में वो जा सकता है। यानी धर्म की स्वतंत्रता है, उसको जो भी धर्म मतलब उसको लगे कि मेरे अकॉर्डिंग है या उसको पसंद है वो उसमें जा सकता है, सबको स्वतंत्रता है। नेक्स्ट आपका न्याय पाने का अधिकार।
तो ये हुए आपके 8 मानवाधिकार। नेक्स्ट हमारी जो क्वेश्चन आता है, ये भी आपका पूछा गया है। आप इसे लॉन्ग में भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, वेरी शॉर्ट में नहीं, क्योंकि फिर आप थोड़ा सा काट लीजिएगा, इसमें बहुत लंबा हो जाएगा। न्याय की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। न्याय एक बहुआयामी अवधारणा है जो ये सुनिश्चित करती है कि लोगों को उनके कार्यों और योगदान के अनुसार उचित व्यवहार मिले। इसका मूल उद्देश्य समाज में सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करना है। यह समाज में प्रत्येक व्यक्ति को उसके उचित अधिकार और कर्तव्य प्रदान करने की प्रक्रिया है, जिससे सामाजिक व्यवस्था संतुलित बनी रहती है। न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को वह मिलना जो उसका अधिकार है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में ही स्पष्ट रूप से न्याय को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक रूप से स्थापित करने की बात की गई है। ये संविधान की मूल आत्मा है। साथ ही अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार शामिल भी है। फिर इसमें हम लोग का आता है अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है, जो न्याय की भावना को मूर्त रूप देते हैं। न्याय केवल एक विधिक अवधारणा नहीं है, बल्कि यह सामाजिक जीवन की आधारशिला है। ये समाज में सद्भाव, शांति और संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। एक न्यायपूर्ण समाज में प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार मिलता है और यही किसी भी सभ्य राष्ट्र की पहचान होती है। एक बार इसको और देख लेते हैं एक साथ पूरा। न्याय एक बहुआयामी अवधारणा है जो ये सुनिश्चित करती है कि लोगों को उनके कार्यों और योगदान के अनुसार उचित व्यवहार मिले। इसका मूल उद्देश्य समाज में सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करना है। ये समाज में प्रत्येक व्यक्ति को उसके उचित अधिकार और कर्तव्य प्रदान करने की प्रक्रिया है, जिससे सामाजिक व्यवस्था संतुलित बनी रहती है। न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को वह मिलना जो उसका अधिकार है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में ही स्पष्ट रूप से न्याय को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक रूप में स्थापित करने की बात की गई है। ये संविधान की मूल आत्मा है। साथ ही अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है, जो न्याय की भावना को मूर्त रूप देते हैं, यानी कि साकार रूप देते हैं। न्याय केवल एक विधिक अवधारणा नहीं है, बल्कि यह सामाजिक जीवन की आधारशिला है। ये समाज में सद्भाव, शांति और संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। एक न्यायपूर्ण समाज में प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार मिलता है और यही किसी भी सभ्य राष्ट्र की पहचान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रपति प्रणाली से आप क्या समझते हैं? इसके प्रमुख विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए। राष्ट्रपति प्रणाली एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से स्पष्ट रूप से पृथक होते हैं। कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। कार्यकारी राष्ट्रपति विधायिका से स्वतंत्र होता है। इस प्रणाली में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख और सरकार का प्रधान दोनों होता है। इसमें राष्ट्रपति न केवल राष्ट्र का प्रमुख होता है, बल्कि सरकार का भी वास्तविक प्रमुख होता है। उदाहरण के लिए आप संयुक्त राज्य अमेरिका का देख सकते हैं, वहाँ पे राष्ट्रपति प्रणाली का सबसे प्रमुख उदाहरण है। यानी कि जो राष्ट्रपति प्रणाली से हम लोग का भारत देश है, इसमें हम लोग का देखा जाए तो प्रधानमंत्री मुख्य होता है, राष्ट्रपति होता है, लेकिन उससे बहुत ऊपर प्रधानमंत्री है, आप ये समझिए। तो वैसे ही मतलब आप सरकार का, देश का, पूरी संसद का सबसे प्रमुख आदमी राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति ही होता है। वही सारे निर्णय करता है, सब कुछ उसी के अधिकार में होता है। नेक्स्ट इसकी मुख्य विशेषता देखते हैं। राष्ट्रपति, इसकी मुख्य मतलब राष्ट्रपति जो प्रणाली है उसकी मुख्य विशेषता क्या है? राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव। राष्ट्रपति को आम नागरिकों या निर्वाचक मंडल द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, जिससे उसे जनता का सीधा जनादेश प्राप्त होता है। स्थिर कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित होता है, जैसे अमेरिका में 4 वर्ष। वह सामान्यतः विधायिका द्वारा आसानी से हटाया नहीं जा सकता। जैसे हम लोग क्या क्या है, यानी मतलब भारत देश में संसदीय प्रणाली है, इसमें विधायिका द्वारा आप हटा सकते हैं प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। नेक्स्ट आता है हमारा एकल कार्यपालिका।
राष्ट्रपति प्रणाली की विशेषता है, सरकार की सारी कार्यपालिका शक्तियाँ जितनी भी है, सरकार की सारी जितनी कार्यपालिका शक्तियाँ सब राष्ट्रपति में निहित होती हैं। मंत्रिमंडल की भूमिका सीमित होती है। हम और संसदीय प्रणाली में क्या होता है, मंत्रिमंडल की भूमिका सीमित नहीं होती है, लेकिन जो राष्ट्रपति होती है उसमें मंत्रिमंडल की भूमिका सीमित होती है। देखिए आप लोग को ये थोड़ा समझ आ गया होगा, आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लें। अब हम लोग नेक्स्ट, इसके बाद मैंने इसलिए ये वाली रखी जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। संसदीय प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं को बताइए। संसदीय प्रणाली शासन की वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। उसमें दोनों की शक्तियां अलग अलग थी। इसमें जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी है और दोनों के बीच में गहरा संबंध है। इस प्रणाली में वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद के हाथ में होती है। जैसे ऊपर मंत्रिपरिषद की सीमित अधिकार थे, लेकिन यहाँ पे सारी शक्तियां मंत्रिपरिषद के हाथ में होती है, जिसका नेतृत्व कौन करता है, प्रधानमंत्री। अब हम लोग संसदीय प्रणाली की प्रमुख विशेषता देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे प्रधानमंत्री का प्रधान पद। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है इसमें, जबकि राष्ट्रपति या राज्यपाल केवल संवैधानिक प्रमुख होते हैं। मतलब मेनली जो सारी शक्ति है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। नेक्स्ट हमारा आता है सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिपरिषद पूरी तरह से संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। यदि संसद में विश्वास प्रस्ताव गिर जाए तो पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। बहुमत का शासन, सरकार वही दल बनाता है जिसे संसद में बहुमत प्राप्त होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे जो चुनाव हुआ था प्रधानमंत्री वाला, उसमें जिसके सबसे ज़्यादा सांसद उन्हीं की पार्टी का जो मेन नेता होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। नेक्स्ट, विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका। संसद में एक मजबूत विपक्ष रहता है, जैसे कि इस समय भारत में कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष है जो सरकार के कार्यों की निगरानी करता है। नेक्स्ट हमारा है दोहरी कार्यपालिका। इसमें एक नाम मात्र या कार्यकारी जैसे राष्ट्रपति और एक वास्तविक कार्यकारी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होता है। दोहरी कार्यपालिका का मतलब क्या है कि यहाँ पे दो लोग होते हैं, प्रधानमंत्री जिसके पास सारी शक्तियाँ होती है और एक नाम मात्र का राष्ट्रपति होता है। अब हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं भारत में संसदीय प्रणाली। भारत में ब्रिटिश शासन प्रणाली के समान ही संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। भारत में राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होते हैं। भारत की संसद में दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन सरकार बनाता है और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है संघीय और एकात्मक सरकार, दोनों पर विस्तार से टिप्पणी लिखिए। यह आपसे पूछ सकता है एकात्मक और संघात्मक प्रणाली में क्या अंतर है। संघीय और एकात्मक सरकार के दो अलग अलग रूप है। संघीय सरकार में शक्ति केंद्र और राज्य सरकार के बीच विभाजित होती है संघीय में, जबकि एकात्मक सरकार में सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती है। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं संघीय सरकार को। संघीय सरकार शक्ति का विभाजन, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है जो संविधान द्वारा निर्धारित होता है। स्वतंत्रता, राज्य सरकारों को अपने क्षेत्र में कुछ स्वायत्तता प्राप्त होती है और वे केंद्र सरकार के अधीन नहीं होती हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका इंडिया हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका हुआ, कनाडा हुआ, ये सब। नेक्स्ट आता है आपका एकात्मक सरकार। केंद्र शक्ति, सारी शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है जो अन्य सभी प्रशासनिक इकाइयों को नियंत्रित करती हैं। एकात्मक सरकार में सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्थानीय सरकारें। स्थानीय सरकारें केंद्र सरकार के अधीन होती हैं, उनके द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करती है। यानी जो स्थानीय सरकारें होती भी हैं वो सिर्फ केंद्र सरकार के नियमों का पालन करती हैं। एग्जाम्पल यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जापान, यहाँ पे एकात्मक सरकारें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राज्य के 4 तत्व कौन से हैं। ये क्वेश्चन 4 बार पूछा गया है, जरूर देखें। आपके जो सिलेबस में ही स्पेशली दिया हुआ है ये ऐसे ही बिल्कुल राज्य के तत्व। राज्य के 4 आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं। जैसे फर्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट जनसंख्या। राज्य का पहला और सबसे महत्वपूर्ण तत्व जनसंख्या है। राज्य मनुष्यों का एक समुदाय है, इसलिए जनसंख्या के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। भूभाग,
राज्य के लिए एक निश्चित भूभाग का होना भी आवश्यक है। राज्य बिना किसी निश्चित भूभाग के अस्तित्व में नहीं आ सकता। ठीक है। सरकार, राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है और राज्य के मामलों का प्रबंधन करती है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है संप्रभुता। संप्रभुता राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इसका मतलब है कि राज्य अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र और सर्वोच्च है। ये 4 पॉइंट जरूर याद करें: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुत्व। जनसंख्या नहीं होगी तो राज्य कैसे होगा, जमीन ही नहीं होगी तब भी राज्य कैसे होगा, और राज्य को चलाने के लिए सरकार चाहिए होती है। और संप्रभुत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे समझ में आए कि कोई राज्य पूरा स्वतंत्र है अपने निर्णय लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो वो है कानून के कोई 4 स्रोत लिखिए। कानून के 4 प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। फर्स्ट आपका है संविधान। ये किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। भारत में संविधान कानून का सर्वोपरि स्रोत है, जिससे सभी अन्य कानूनों की वैधता तय होती है। नेक्स्ट हमारा है विधायिका द्वारा बनाए गए कानून। संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम जैसे कि भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता आदि कानून के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो स्रोत है क्योंकि 4 पूछे गए। न्यायिक निर्णय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के फैसले जो किसी कानूनी प्रश्न पर आधारित होते हैं न्याय निर्माणी उदाहरण कहलाते हैं और कानून के स्रोत माने जाते हैं। रीति रिवाज या प्रचलन, लंबे समय से समाज में प्रचलित एवं स्वीकार किए गए व्यवहार, यदि वो न्याय संगत और उचित होते हैं तो वो कानून का स्रोत माने जाते हैं। थोड़ा इजी लैंग्वेज नीचे दी हुई है। रीति रिवाज समाज में लंबे समय से चली आ रही प्रथाएं हैं। जब कोई प्रथा समाज में व्यापक रूप से स्वीकृत हो जाती है और यदि वे न्याय संगत और उचित हों तो वो कानून का स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संविधानवाद क्या है, इसको अच्छे से बताइए और इसकी क्या विशेषताएं हैं। संविधानवाद एक ऐसा राजनीतिक सिद्धांत है जो सरकार की शक्तियों को सीमित करने और कानून के शासन पर जोर देता है। ये सुनिश्चित करता है कि सरकार मनमानी ढंग से काम करने के बजाय संविधान में निर्धारित सीमाओं और प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य करे। संविधानवाद की प्रमुख विशेषता है सीमित सरकार, शक्तियों का पृथक्करण, कानून का शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका और नागरिकों के अधिकार की सुरक्षा। अब यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि अगर लॉन्ग में आया तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। संविधानवाद की विशेषताएं: सीमित सरकार, संविधानवाद सरकार की शक्तियों को सीमित करता है ताकि वह निरंकुश न बन सके। शक्तियों का पृथक्करण, सरकार की शक्तियों का विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे विभिन्न अंगों में विभाजित किया जाता है ताकि कोई भी अंग अत्यधिक शक्तिशाली ना हो सके। नेक्स्ट है हमारा कानून का शासन। सरकार और नागरिक दोनों को कानून के अनुसार चलना होता है और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होता। नेक्स्ट हमारा जो है संविधानवाद की विशेषता वो है स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती है और सरकार के कार्यों की जांच करती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे संविधान के अनुसार है या नहीं। नेक्स्ट हमारा जो संविधानवाद की विशेषता है वो है नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा। संविधान नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करता है और सरकार इन अधिकारों का उल्लंघन भी नहीं कर सकती। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि संविधानवाद एक ऐसी शासन प्रणाली है जो सरकार की शक्तियों को सीमित करती है, कानून के शासन को बढ़ावा देती है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राजनीतिक विज्ञान एक कला है, स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन तो लगभग 4 से 5 बार पूछा जा चुका है। राजनीति विज्ञान एक कला है, इसको आप स्पष्ट करना है। तो चलिए देखते हैं। राजनीतिक विज्ञान एक कला है, इस कथन का अर्थ यह है कि राजनीतिक विज्ञान केवल सिद्धांतों और तथ्यों का अध्ययन मात्र नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा विषय है जिसमें अनुभव, व्यवहारिक बुद्धि और रचनात्मक की भी आवश्यकता होती है। आइए हम लोग इसे विस्तार से नीचे समझते हैं। राजनीतिक विज्ञान को कला क्यों कहा जाता है, मतलब ये इसी का आंसर है। ठीक है, आप इस तरह से अगर आंसर लिखेंगे थोड़ा ज़्यादा अच्छा सा दिखता है, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बढ़िया लिख के दिखाती हूँ। फर्स्ट इसका जो पॉइंट है व्यवहारिक कौशल की आवश्यकता। राजनीतिक विज्ञान में केवल सिद्धांत जानना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उन्हें व्यवहार में लागू करना भी आवश्यक होता है। जैसे
शासन को नीति निर्माण, प्रशासनिक निर्णय, कूटनीति और जनसंपर्क जैसे क्षेत्रों में कुशल होना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है निर्णय लेने की कला। राजनीतिक विज्ञान में किसी स्थिति विशेष में उपयुक्त निर्णय लेना, दूसरों को प्रभावित करना और समस्याओं का रचनात्मक समाधान निकालना एक कला की तरह है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है संचार और नेतृत्व कौशल। एक राजनीतिक को लोगों को प्रेरित करने, संवाद स्थापित करने और नेतृत्व देने की कला में निपुण होना चाहिए। नेक्स्ट नैतिकता और संवेदनशीलता। राजनीति में नैतिक दृष्टिकोण और सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता दिखानी भी एक कला है, जिससे केवल अनुभव से विकसित किया जा सकता है। समझ में आया आपको ये वाला पॉइंट? राजनीति में नैतिक दृष्टिकोण और सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता दिखाना भी एक कला है। मतलब आप संवेदनशील, जहाँ मुद्दा हो आपको संवेदनशील, वहाँ आप संवेदनशील अपने आप को प्रदर्शित कर पाएँ। ऐसा ना हो कि आप हंस रहे हैं, जिसे केवल ये अनुभव से विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कोई सुनिश्चित परिणाम नहीं। जैसे कला में कोई निश्चित फार्मूला नहीं होता, वैसे राजनीतिक विज्ञान में भी कोई निश्चित उत्तर या उपाय नहीं होते। हर परिस्थिति में अपना एक अलग दृष्टिकोण अपनाना होता है। निष्कर्ष के रूप में हम लोग कह सकते हैं कि राजनीतिक विज्ञान को एक कला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह केवल तर्क और तथ्यों पर आधारित विज्ञान नहीं है, बल्कि यह मानव व्यवहार, नेतृत्व, संवाद और निर्णय लेने की जटिलताओं से जुड़ा हुआ विषय है। इसमें रचनात्मक, व्यावहारिकता और संवेदनशीलता की जरूरत होती है, जो इसे एक कला का रूप प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र में क्या संबंध है, विस्तार से बताइए। देखिए ये क्वेश्चन मुझे अब तक जितने भी पेपर मिले उसमें सिर्फ 3 बार पूछा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका आंसर। राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र दोनों सामाजिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, जिनका अध्ययन मानव समाज और उसकी गतिविधियों से जुड़ा होता है। इन दोनों विषयों में घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि राजनीति सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग है और समाज राजनीतिक संरचनाओं को प्रभावित करता है। राजनीतिक विज्ञान शासन, राजनीतिक प्रक्रियाओं और राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र सामाजिक संरचनाओं, सामाजिक व्यवहार और सामाजिक संस्थानों का अध्ययन करता है। फिर से देखिए, राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र दोनों सामाजिक विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, ठीक, जिनका अध्ययन मानव समाज और उनकी गतिविधियों से जुड़ा होता है। इन दोनों विषयों में घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि राजनीति है वो सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग है और जो समाज है वो राजनीतिक संरचनाओं को प्रभावित करता है। राजनीति विज्ञान शासन, राजनीतिक प्रक्रियाओं और राजनीतिक व्यवहारों का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक संरचनाओं, सामाजिक व्यवहार और सामाजिक संस्थानों का अध्ययन करता है। अब हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र में क्या संबंध है। ये तो आपका ऊपर आप स्टार्ट करते हैं आंसर वो था। अब हम लोग ये संबंध देखते हैं, दोनों विषयों के बीच संबंध। राजनीति एक सामाजिक प्रक्रिया है। राजनीति का जन्म समाज में होता है। नेता, सरकारें, नीति और सत्ता सभी सामाजिक परिवेश से प्रभावित होते हैं। इस दृष्टि से समाजशास्त्र राजनीति की नींव तैयार करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के बीच एक मजबूत संबंध है। दोनों विषय जो हैं वो मानव समाज के अध्ययन से संबंधित हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, समाजशास्त्र सामाजिक परिवर्तनों और आंदोलनों जैसे दलित आंदोलन, नारी आंदोलन का अध्ययन करता है, जबकि राजनीतिक विज्ञान उनके राजनीतिक प्रभावों और परिणामों का विश्लेषण करता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, राजनीतिक विज्ञान समाजशास्त्र से सीखता है कि सामाजिक संरचनाएं और सामाजिक व्यवहार राजनीतिक प्रक्रियाओं को कैसे प्रभावित करते हैं। मतलब राजनीतिक विज्ञान समाजशास्त्र से ये सीखता है कि जो सामाजिक संरचनाएं हैं या समाज में लोग व्यवहार करते हैं वो राजनीतिक प्रक्रियाओं को कैसे प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, समाजशास्त्र राजनीतिक विज्ञान से सीखता है कि राजनीतिक व्यवस्थाएं और राजनीतिक व्यवहार सामाजिक संरचनाओं को कैसे प्रभावित करते हैं। अपोजिट है, जो ऊपर वाला था उसका ये अपोजिट है। उदाहरण के लिए राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक दलों और चुनावों का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र ये अध्ययन करता है कि सामाजिक वर्ग, जातीयता और लिंग जैसे सामाजिक कारक मतदान व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें है,
इसी तरह राजनैतिक विज्ञान सरकार और कानून का अध्ययन करता है, जबकि समाज शास्त्र ये अध्ययन करता है कि सामाजिक असमानताएं और सामाजिक समस्याएं कानून और शासन को कैसे प्रभावित करती हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे प्लीज़ बैक करके अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, दबाव समूहों से आप क्या समझते हैं, उनके द्वारा कौन कौन से साधन अपनाए जाते हैं तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनका क्या महत्व है। इसका आंसर हम लोग देखते हैं। दबाव समूह सक्रिय रूप से संगठित लोगों का एक समूह है जो अपने हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। वे नीतियों को प्रभावित करने के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग करते हैं, जैसे कि लॉबिंग, जनमत निर्माण और विरोध प्रदर्शन। लोकतांत्रिक व्यवस्था में दबाव समूह सरकार को लोगों की जरूरतों और चिंताओं से अवगत कराते हैं और नीति निर्माण में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इसमें है वो है, आप परिभाषा सबसे पहले लिखेंगे। ये क्वेश्चन अभी तक जितने भी पेपर हुए लगभग 5 से 6 बार पूछा जा चुका है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले परिभाषा देखें। दबाव समूह उन लोगों का समूह होता है जो किसी विशेष हित या उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए संगठित होते हैं और सरकार पर नीतियों को प्रभावित करने के लिए दबाव डालते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करना और सरकार से अपनी मांगों को मनवाना होता है। नेक्स्ट हमारा जो ये बहुत बार पूछा गया, सिंपल ही रूप से पूछा गया, मतलब अकेले क्वेश्चन पूछा गया है कि दबाव समूह लोकतांत्रिक व्यवस्था पे उनका क्या महत्व है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में दबाव समूहों का महत्व। दबाव समूह लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। वे सरकार और जनता के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि सरकार लोगों की ज़रूरतों और चिंताओं को सुने और नीतियों को बनाते समय विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करे। दबाव समूहों के महत्व निम्नलिखित है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, बस 5 मिनट की बात है, बने रहें आप लास्ट तक। इसके अंतर्गत हम लोग महत्व देख रहे हैं कि क्या है दबाव समूहों का। प्रतिनिधित्व। दबाव समूह विभिन्न सामाजिक समूहों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और सरकार को उनकी जरूरतों से अवगत कराते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भागीदारी। वे लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। फिर आता है जवाबदेही। दबाव समूह सरकार को जवाबदेह ठहराने में मदद करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि नीतियां जनता के हितों के अनुरूप हों। नेक्स्ट हमारा आता है विविधता। वे लोकतांत्रिक व्यवस्था में विविधता और बहुलवाद को बढ़ावा देते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि दबाव समूह हैं क्या, उनके एग्जाम्पल देखिए, जैसे ट्रेड यूनियन, किसान संगठन, छात्र संघ, व्यापारी संघ और भी पर्यावरण समूह के बहुत सारे संघ हैं, वही सब। एक क्वेश्चन ये भी बहुत पूछा गया था, दबाव समूह द्वारा अपनाए जाने वाले साधन क्या क्या हैं। तो दबाव समूह विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं, जैसे कि लॉबिंग, सरकारी अधिकारियों के साथ बैठकें करना, नीतिगत सुझाव देना और कानून बनाने या बदलने के लिए दबाव डालना। नेक्स्ट हमारा जो तरीका है मतलब दबाव समूह का, वो है जनमत निर्माण। मीडिया, सार्वजनिक सभाओं और प्रचार अभियानों के माध्यम से जनता को अपने पक्ष में करना। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है विरोध प्रदर्शन। सरकार का ध्यान आकर्षित करने और अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रदर्शन, हड़ताल और अन्य विरोध गतिविधियों को आयोजित करना। नेक्स्ट या इसमें आपके सारे तरीके आ जाएंगे, जैसे याचिका दायर करना, कानूनी कार्यवाही करना, अनुसंधान और विश्लेषण के माध्यम से जानकारी प्रदान करना। तो दोस्तों ये थे आपके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं। तो ये आपके पूरे लगभग आपके 13 क्वेश्चन हुए हैं। दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वैसे तो अभी 6-7 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, लेकिन आप पहले इतना पढ़ें वरना वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। अगर आपके पास टाइम हो, अगर आपको वो इस सारे नीचे क्वेश्चन हैं, अगर आपको ये भी चाहिए हो तो आप मुझे बस कमेंट करिएगा, मैं रात तक उसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगी। आपको सिर्फ रिवीजन करके चले जाएं दोस्तों, यकीन मानिए इनसे आपको जरूर बेनिफिट होगा। कहीं कोई समस्या आपको किसी क्वेश्चन में तो कमेंट करें, रिप्लाई मैं डेफिनेटली करती हूँ। बेस्ट ऑफ लक कल के एग्जाम के लिए और अच्छे से करके आइएगा। बस क्वेश्चन आपको कोई छोड़ना नहीं है, यही आपका उद्देश्य होना चाहिए। आप ऐसे पढ़ें कि वहाँ कोई छूटे ना आपसे क्वेश्चन। तो और बेस्ट ऑफ लक, मन लगा के पढ़िए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।